गुड इवनिंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है ना? एक बार रिप्लाई कर दो। देन अपन कल जहां तक हो गया था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। जहां तक हो गया था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। रिप्लाई कर दो। चलेगा? चलो रे सुनो ना, अब ध्यान दो। कल जो अपने टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। और ये जो रूपांतरण समीकरण थे ये किस टाइप के थे? ये रूपांतरण समीकरण थे हमारे पास में द्विविमीय रूपांतरण समीकरण। एक बार मैं रूपांतरण समीकरण को लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं और उसके आगे। तो देखो, अपन को ये मिला था x डैश इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और एक मिला था y डैश इक्वल टू माइनस का x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो एक बार आप लोग रिप्लाई करके बताओ, यही मिले थे ना अपन को? एक बार रिप्लाई करके बताओ, समीकरण नंबर बताओ, इसको कौन सा दिया था, इसको कौन सा दिया था, इक्वेशन नंबर कौन कौन से थे ये भी बता दो मुझे। इक्वेशन नंबर कौन से थे ये भी मुझे आप लोग बता दीजिएगा। इक्वेशन का नंबर कौन सा था ये भी रिप्लाई करके बताइएगा, 5 और 6। ठीक है, चलो ध्यान दो रे। हाँ जी सुनना, ये मेरे पास में समीकरण नंबर 5 आया था और ये समीकरण नंबर 6 आया था। अब सबका ध्यान बोर्ड पर, ठीक है ना? चलो चलो, अब ध्यान बोर्ड पर, कुछ अलग चीज सीखते हैं, ध्यान दो रे। एक चीज सुनो मेरी बात ढंग से आप सभी लोग। जैसे देखना, ये था मेरा निर्देश तंत्र एस। देखना रे सारे के सारे ना, ये था निर्देश तंत्र एस और इसका मूल बिंदु था ये ओ। ये निर्देश तंत्र एस था। काम की चीज बता रहा हूं इसलिए ढंग से ध्यान देना सारे के सारे। ठीक है, ये इसकी एक्स अक्ष थी, ये इसकी वाई अक्ष थी, ये इसकी जेड अक्ष थी। जेड अक्ष अपन ने बनाई नहीं थी, तो आप द्विविमीय ले रखे थे तो जेड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं इसे वापस अगेन कैंसिल करूंगा। ठीक है, वापस मुझे हटाना पड़ेगा ये पूरा का पूरा। एक सेकंड रुको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखना रे, एक्स डैश इक्वल टू मिला था अपन को एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और y डैश इक्वल टू मिला था माइनस का x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अब सबका ध्यान बोर्ड पर देखो, ये रहा मेरा निर्देश तंत्र S, ये रहा इसका मूल बिंदु O, ये x अक्ष है और ये वाली अक्ष है हमारे पास में y अक्ष। अब जो दूसरा निर्देश तंत्र था वो था मेरे पास में S डैश, तो ये लीजिएगा, ये रहा निर्देश तंत्र S डैश, ये इसकी x डैश अक्ष है, ये इसकी y डैश अक्ष है। और मैंने क्या कहा था कि निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष निश्चित कोण थीटा पर झुका हुआ है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना था? थीटा था सर, और ये वाला एंगल भी कितना था? थीटा। ठीक है, ये जो अपन ने समीकरण 5 और 6 जो ज्ञात किए थे, ये तो अपन ने कैलकुलेशन करके ज्ञात किए थे। ट्राइंगल बनाया था, देश भर की कैलकुलेशन करी थी अपन ने, दो त्रिभुज लिए थे, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा ज्ञात किया था अपन ने, और उसके आधार पर अपन ने ये एक्स डैश और वाई डैश ज्ञात किया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बिना कैलकुलेशन करे अपन क्या इसको चेक नहीं कर सकते क्या? जी चेक कर सकते हैं। और ये कैसे चेक होगा? एक बार सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो कैसे, सुनो, आपको एक्स डैश ज्ञात करना है, ढंग से समझना, आपको एक्स डैश ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो आप लोग एक चीज नोटिस करो कि एक्स डैश एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है। देखो क्या किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। एक्स डैश का एक्स के साथ कोण और एक्स डैश का वाई के साथ कोण देखना है। एक बार अपन को वाई डैश का एक्स के साथ कोण देखना है और वाई डैश का वाई के साथ कोण देखना है।
यानी एक्स डैश और वाई डैश के एक्स वाई के साथ एंगल अपन को देखने के कितने कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक्स डैश का एक्स के साथ कोण कितना है। तो बताओ मुझे एक्स डैश का एक्स के साथ कोण कितना है। तो एक्स डैश एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अगर थीटा कोण बना रहा है तो ये एक्स वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स cos थीटा। कितना हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, एक्स cos थीटा हो जाएगा। अब अपन देखिए कि एक्स डैश वाई के साथ कितना कोण बना रहा है। तो भाई यहां से लेके यहां तक का 90 होता है, जिसमें से ये थीटा हो गया तो ये कितना बचा सर, ये बचा 90 माइनस थीटा। कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो आप लोग चेक करो एक्स डैश वाई के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा। और आप सभी जानते हो कि cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है sin थीटा के बराबर। तो ये मान उठाकर रख दो, तो x डैश बराबर कितना आ गया रे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। देख लो ये और ये, देख लो दोनों दोनों एक ही है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा दोनों के अंदर ही है। चलो y डैश का भी चेक कर लेते हैं, ध्यान दो। y डैश का कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। y डैश x के साथ कितना कोण बना रहा है, पहले तो ये देखो, तो आपको पता चलेगा यहां से लेके यहां तक का तो 90 है, ये थीटा है, तो y डैश x के साथ जो कोण बनाएगा वो ये कोण बनाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा सर, ये थीटा और ये 90, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, यानी x cos 90 प्लस थीटा। और y डैश y के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये हो गया y cos थीटा। अब हमें पता है कि cos 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। अगर ये माइनस का साइन थीटा होगा तो y डैश बराबर हो गया माइनस का x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। आप लोग देख लो ये और ये भी क्या है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों भी क्या है हमारे सेम है। तो आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो कि आपके जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट सही भी है या नहीं है। हालांकि ये तो हमने कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करे थे, लेकिन अपन चेक कर सकते हैं कि ये एंगल हमारे सही है या नहीं है। अब मेन काम की चीज सुनना, आ जाओ ध्यान दो। मेन काम की बात अब आप लोगों को समझनी है, एक बार मैं इसे मिटा देता हूं फिर। देखो हमने ज्ञात किया है x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। ये समीकरण 5 था मेरा, समीकरण 5 से क्या मैं sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। चलो रखो मान, तो x डैश बराबर आ गया x cos थीटा प्लस y cos 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 7। देखना रे सारे के सारे। अगला देखो समीकरण 6 से, अगर मैं समीकरण 6 से बात करूं तो y डैश बराबर है माइनस का x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। और आप सभी लोग ये भी अच्छे से जानते हैं क्या कि cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू आएगा माइनस का साइन थीटा। तो माइनस के साइन थीटा की जगह आप लोग रखोगे क्या, x cos 90 प्लस थीटा प्लस y cos थीटा, और ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 8। क्या आ गया, समीकरण नंबर 8 आ गया। एक बार सबका ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल सटीक रहना चाहिए, क्योंकि काम की चीज है। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कई बार गलती हो जाती है क्योंकि हमें पूरी नॉलेज नहीं होती ना क्वेश्चन की, तो हम गलत कर देते हैं, ठीक है ना। केवल समीकरण पता होने से ही क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, उसके बारे में भी डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व होते हैं, ठीक है। देखिएगा
तो ये आ गया 7 और ये आ गया मेरे पास में 8, ठीक है ना। अभी मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैंने पढ़े नहीं है आप लोगों के, किसी ने क्या लिखा हुआ है ना। एक बार आप ये उतार लो ना, एक बार आप ये उतार लो, जहां तक हो गया उसके आगे से समीकरण 5 से और समीकरण नंबर 6 से एक बार इसे कॉपी कर लो ना, एक बार इसे कॉपी कर लीजिएगा सारे के सारे। ठीक है, जैसे ही कॉपी कर लो मुझे बोल देना कि सर कॉपी कर लिया। चलेगा, हो गया कंप्लीट सभी का। चलो चलो ठीक है ना। अब सुनो, ध्यान दो ना। अब अपन इसको भी थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज होगा देखना। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, लिख लिया ना सबने, चलो ध्यान दीजिएगा ना, सुने। मैं इसको भी थोड़ा कन्वर्ट करना चाहता हूं 7 और 8 को। तो सबसे पहले मैं लाइन मेंशन कर देता हूं, आप लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, सबका ध्यान सटीक बोर्ड पर होना चाहिए, सबको बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे एक बार चेक कीजिएगा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं अपन, ताकि अपन को अदर भी वर्ड दिखते रहे, ठीक है ना। चलो, जरूरत पड़ेगी तब बड़ा भी कर लेंगे इसे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सब। अपन आते हैं सबसे पहले हमारे छोटे से डायग्राम पर। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एस निर्देश तंत्र है। ये वाला निर्देश तंत्र है मेरा एस डैश निर्देश तंत्र। ये वाई डैश अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण भी क्या है, थीटा है। ठीक, अब आ जाओ, सबसे पहले बात करो समीकरण नंबर जो 7 है ना, समीकरण नंबर 7 सुनना रे, समीकरण नंबर 7 इधर आओ। तो ये जो समीकरण नंबर 7 है ना, ये देखो समीकरण नंबर 7 ये रखा। अब इस समीकरण नंबर 7 के अंदर पहला देखो पद क्या है, एक्स कॉस थीटा है। क्या है, एक्स कॉस थीटा है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स अपनी जगह, कॉस अपनी जगह। अब ये जो थीटा है ना, ये कौन सा एंगल है सर, ये थीटा तो ये वाला एंगल है, एक्स डैश ये ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है। तो ये एक्स डैश ओ एक्स वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है थीटा। ये कौन सा एंगल है, ये एक्स डैश ओ एक्स वाला एंगल है। तो क्यों ना मैं थीटा की जगह लिख दूं क्या, एक्स डैश ओ एक्स। चलो आ जाओ आगे, देखो क्या है मेरे पास में समीकरण नंबर, इसमें y cos 90 माइनस थीटा। देखो ढंग से, आप लोगों को दिख रहा है ये y cos 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y अपनी जगह है, cos अपनी जगह है, और जो 90 माइनस थीटा है ना, वो कौन सा एंगल है, देखो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, 90 माइनस थीटा वाला, ये वाला ही तो था एक्स डैश का y के साथ में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स डैश ओ वाई। तो अपन ने लिख दिया इसको एक्स डैश ओ वाई से, ठीक है। आ जाओ,
अब अपन y डैश बराबर क्या लिखेंगे, y डैश बराबर देखो x, फिर cos अपनी जगह है। सर ये 90 प्लस थीटा वाला कौन कौन सा है, यहां से लेके यहां तक 90 है, देन ये थीटा है, तो ये वाला यहां से यहां तक का जो पूरा कोण है ना, ये क्या है, 90 प्लस थीटा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y डैश ओ एक्स, तो इसको लिख सकता हूं मैं y डैश ओ एक्स, ठीक है। फिर मेरे पास में है y cos, और ये थीटा है, एंगल है, यानी y डैश का y के साथ जो एंगल है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y डैश ओ y, तो इसको मैं लिख सकता हूं y डैश ओ y। क्या लिख सकता हूं मैं, y डैश ओ y लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो सुनना मेरी बात ढंग से, देखो इसको अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, ढंग से सुनना, कि अगर मान लो मेरे पास में त्रिविमीय होता, क्या होता, त्रिविमीय, तो त्रिविमीय के अंदर कितनी अक्ष होती है मेरे पास में, 3 अक्ष होती, एक्स वाई और जेड। तीसरी अक्ष क्या आती है मेरे पास में, जेड। तो देखो इधर देखो ये क्या है, इधर एक्स है, इधर वाई है, आगे क्या आता मेरे पास में, सर आगे आ जाता आपके पास में जेड, क्या आता, जेड आता। इधर कॉस है, इधर कॉस है, तो इधर भी कॉस आ जाता। इधर देखो क्या है, एक्स डैश, इधर भी एक्स डैश, तो इधर भी क्या आता, एक्स डैश आता। इधर ओ है, इधर ओ है, तो इधर भी ओ आता। इधर एक्स है, इधर वाई है, तो इधर क्या आ जाता, जेड आ जाता, अगर त्रिविमीय होता तो ये, ठीक है। अगले में देखो एक्स वाई और आगे क्या आता, जेड आता, सब में कॉस है तो कॉस आता। अब देखो इधर क्या है, वाई डैश ओ एक्स है, फिर वाई डैश ओ वाई है, तो इधर क्या आता, वाई डैश ओ जेड आता। फिर तीसरी अक्ष भी होती ना, तो जेड डैश अक्ष भी आती। अब इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो इसमें भी एक्स आता। ऊपर कॉस है, नीचे कॉस है, तो नीचे कॉस आता। ऊपर एक्स डैश वाई डैश, नीचे क्या आता, जेड डैश। ओ ओ ओ, एक्स 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 आता मेरे पास में, वाई 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 आता मेरे पास में, कॉस 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 आता मेरे पास में, एक्स डैश वाई डैश, इधर जेड डैश आता, ओ ओ ओ आता मेरे पास में, वाई 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 आता मेरे पास में, जेड 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 आता मेरे पास में, फिर कॉस आता, एक्स डैश वाई डैश और क्या आता, जेड डैश आता, ओ आता और क्या आता, जेड। तो ये किसके बन जाते मेरे पास में, त्रिविमीय के बन जाते। किसके बन जाते, त्रिविमीय के बन जाते। अगर मेरे पास में मैं द्विविमीय रूपांतरण की जगह त्रिविमीय रूपांतरण बोलता तो मेरे पास में क्या आता, जेड, जेड और क्या होता उसमें इंक्लूड हो जाता। क्या इंक्लूड हो जाता, जेड और हमारे इंक्लूड हो जाता। लेकिन हमारे अभी क्या है, ये द्विविमीय वाला है, इसलिए आप जेड को तो रहने दो अभी, है ना। जरूरत पड़ेगी त्रिविमीय के अंदर तो अपन ऐसा रिप्रेजेंटेशन उसका दिखा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन अपन उसका दिखा देंगे, अपन को जरूरत पड़ेगी तब, अभी अपन को खास जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा। तो एक बार मैं सबसे पूछने वाला हूं कि क्या आपको ये समझ में आ गया कि 7 और 8 को नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं। लाइन मैंने समझाई है, लेकिन मैंने बिल्कुल धीरे समझाया है, बिल्कुल, और बिल्कुल कंप्लीट समझाया है। तो क्या ये आपको समझ में आ गया, एक बार रिप्लाई कर दो बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या ये बात समझ में आ गई। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई, रिप्लाई कर दो। चलो, अच्छी बात, 2 के रिप्लाई आ गए, और भी दिया करो, सारे रिप्लाई दिया करो, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई, सबका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अपन बिना समझे आगे चलेंगे ही नहीं। मैं क्लास तो डाल दूंगा रिकॉर्ड, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपको मेन समझ में आना चाहिए, देखो मेन मुद्दा है समझ में आने का, ठीक है ना। हाँ जी, और जिसकी हाँ पहली क्लास है वो तो मुझसे कुछ मत पूछना, ठीक है ना। जिसकी पहली क्लास है वो पीछे से क्लास लेते आना, जब भी मेरे से क्वेश्चन करना, ठीक है ना। तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 9 और ये आ गया समीकरण नंबर 10। तो आपने 8 तक उतार लिया, इसके बाद में लिखो समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है।
2018 में इसका एक बार न्यूमेरिकल बना था अच्छा खासा, करवाएंगे उस न्यूमेरिकल को। और देखो अगर वो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट ये टॉपिक पढ़ाने के बाद देता, जितना पढ़ाया जाता है उसके बेस पे अगर मैं ये टॉपिक के बेस उस क्वेश्चन को देता तो कोई एक दो स्टूडेंट से ही हो पाता, अदरवाइज नहीं हो पाता। लेकिन अपन ने इतना सारा समझ लेंगे ना अपन, तो अपन क्वेश्चन की हर लैंग्वेज पे बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसे। देखो चलो सुनो, अब क्या होता है, सुनो मेरी बात ढंग से, इसके आगे की कहानी क्या है देखो, यहां देखते चलो, ये जो cos x डैश ओ एक्स, एक तो ये, एक cos x डैश ओ वाई, एक ये रहा मेरे पास में cos y डैश ओ एक्स, और एक रहा cos y डैश ओ वाई। जनरली हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसका वैल्यू देखूं तो ये x डैश ओ एक्स कोई एंगल है, x डैश ओ एक्स कोई एंगल है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री का है। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो cos 30 की वैल्यू हमें पता होगी। मान लो ये 60 डिग्री का है तो इसकी कोई वैल्यू हमें पता होगी। तो जनरली इनसे जो भी मान अपन को मिलेंगे वो कांस्टेंट ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कांस्टेंट ही मिलेंगे। तो मैं उसको a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये एंगल है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही हमें मिलने वाली है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सबको a से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा। ठीक है ना? तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको जनरली एक लिखने का तरीका सीखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, क्या किया जाता है कि भाई x और x डैश को लिख देते हैं अपन 1 से, y और y डैश को लिख देते हैं अपन 2 से, और z और z डैश को लिख देते हैं अपन 3 से। लेकिन यहाँ z z डैश नहीं है, केवल x x डैश y y डैश है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो सुनो, इसमें x डैश और x है तो 1 1 लिख दो, इसमें x डैश और y है तो x डैश को 1 से लिख देता हूं, y को मैं 2 से लिख देता हूं। इधर y डैश है, y डैश को अपन 2 से लिख देते हैं, क्योंकि y डैश को 2 से लिखते हैं और x को किससे लिखते हैं? 1 से। इधर y डैश और y दोनों y हैं तो ये लिख दिया मैंने 2 2 से। ठीक है ना? तो ये लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 9 व 10 में मान रख देंगे। तो समीकरण 9 व 10 में मान रखने पर, और जैसे ही आपने 9 और 10 के अंदर मान रखा तो x डैश इक्वल टू आ गया x, ये इसका मान है a11, फिर आएगा मेरे पास में y a12, फिर आएगा y डैश इक्वल टू x a21, फिर आएगा y और a22। ठीक है, इसको दे देते हैं 11 और इसको दे देते हैं अपन 12। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये क्या है, मेरे पास में स्थिति है, x डैश y डैश मेरे पास में क्या है? स्थिति है। x डैश y डैश मेरे पास में क्या है? स्थिति है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब तक स्थिति का t के रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं करेंगे तब तक अपन को वेग नहीं मिलेगा। अगर मुझे वेग ज्ञात करना है, मान लो वेग ज्ञात करना है, तो स्थिति का एक बार समय के साथ अवकलन कर दो, आपको वेग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले समीकरण 11 व 12 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अपन अवकलन करेंगे, एक बार देख लो फिर एक साथ उतारेंगे अपन। तो ये आएगा मेरे पास में dx डैश अपॉन dt, a11 तो कांस्टेंट है, ये आ गया dx अपॉन dt, फिर अपने पास में a12 भी कांस्टेंट है, ये आ गया dy अपॉन dt। अब देखो, स्थिति का समय के साथ अवकलन क्या कहलाता है? सर स्थिति का समय के साथ अवकलन वेग कहलाता है। वेग को आप किससे लिखते हो? सर v से लिखते हैं। स्थिति कौन सी है? x है तो आप x लिख दो, डैश लगा हुआ है तो आप डैश लगा दो। चलो आओ इधर, स्थिति का समय के साथ अवकलन वेग, वेग को आप v से लिखते हो, x स्थिति है तो x लगा दो। स्थिति का समय के साथ अवकलन क्या कहलाएगा? वेग, और कौन सा? y आ जाएगा। ठीक है,
इसको देंगे समीकरण नंबर 13। और क्या करना है अपन को, सुनो, इसका भी एक बार अवकलन कर देते हैं अपन। तो यह आएगा मेरे पास में dy डैश अपॉन dt, फिर आएगा a21 तो कांस्टेंट है, dx अपॉन dt, फिर a22 भी कांस्टेंट है, dy ओवर dt। अब आगे देख, चेक करना सारे के सारे, यह आएगा मेरे पास में स्थिति का समय के साथ अवकलन वेग v, कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, डैश लगा हुआ है डैश लिख दो। फिर ये a21 स्थिति का समय के साथ अवकलन वेग, कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। फिर ये a22 स्थिति का समय के साथ अवकलन वेग और कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। तो ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 14। ठीक है, अपन को त्वरण तक ज्ञात करना है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही अच्छी बात इसके अंदर आने वाली है क्वेश्चन के अंदर। एक बार अपन त्वरण तक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में चर्चा करेंगे, है ना, वो क्या बात है। देखो, त्वरण कैसे कैलकुलेट करोगे, त्वरण कैलकुलेट करने का मतलब है आप वेग का भी क्या कर दो, समय के साथ अवकलन कर दो, तो आपको त्वरण मिल जाएगा। तो देखो, समीकरण 13 व 14 का t के सापेक्ष अवकलन से या अवकलन करने पर, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहां तक पूछा जाएगा तो क्या करना है, और कहां तक पूछा जाएगा तो क्या करना है। अवकलन करो पहले तो इसका, बस त्वरण तक कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है a11, ये dvx अपॉन dt आ गया, ये a12 भी कांस्टेंट है, ये आ गया dvy अपॉन dt। चलो अब देखो, वेग का समय के साथ अवकलन त्वरण, त्वरण को a से लिखते हो, x कंपोनेंट है तो x लिख दो, डैश लगा है तो डैश लगा दो। इधर आओ, वेग का समय के साथ अवकलन त्वरण और कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। इधर आओ, वेग का समय के साथ अवकलन त्वरण, कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। इसे देंगे समीकरण नंबर 15। अब आगे आओ, ऐसे ही इसका अवकलन करो, dvy डैश अपॉन dt इक्वल टू, देखना सारे के सारे, a21 इसका अवकलन करो, कितना आएगा, dvx अपॉन dt प्लस a22, ये आ गया dvy अपॉन dt। फिर इधर देखो, वेग का समय के साथ अवकलन त्वरण, कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, डैश लगा हुआ है डैश लगा दो। फिर a21 वेग का समय के साथ अवकलन त्वरण, x कंपोनेंट विदाउट डैश। ठीक है, तो ये आ गया ax और इधर आ जाएगा a22 ay। हाँ जी, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 16। अब सुनो काम की बात, पहले तो ना एक बार मैं थोड़ा इसका इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। एक समीकरण तो ये मिला मुझे, एक समीकरण मुझे ये मिला, ठीक है, और ले लेता हूं, एक समीकरण मुझे, सॉरी, ये मिला है, और एक समीकरण मुझे ये मिला है, जरूरत पड़ेगी इनकी, और दो ये मिले हैं, ये तो एक साथ ही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो आप लोगों ने कहां तक उतार लिया था, एक बार मुझे बता दो कहां तक उतार लिया था। शायद आई थिंक 9 और 10 तक उतार रखा है आप लोगों ने ना, 9 और 10 तक उतार रखा है आप लोगों ने, ठीक है ना। कहां तक उतार रखा है, 9 और 10 तक, ठीक है ना, यहीं तक उतार रखा है ना। चलेगा, आप लोग इसे उतारो, 9 और 10 के बाद में इसे फटाफट उतारना, ठीक है ना। ये रहा, यहां से उतारना है ना, फटाफट लिखो थोड़ा ना, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो समझा दूंगा मैं।
कंप्लीट कर लिया क्या? थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अभी उतार लेने तो सबको, ठीक है ना। एक बार लिख लो, फिर अपन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है वो समझाते हैं। बिल्कुल मैंने स्लाइड ऊपर कर दी है। आप लोग कंप्लीट करो इसे, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया? अब सुनना ना मेरी बात ढंग से, सारे के सारे काम की है ना, इंपॉर्टेंट है ना, देखिएगा। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, ये उतार लिया आप लोगों ने, देखो सुनो। अब मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा, इसी डेरिवेशन से रिलेट करता हुआ बता रहा हूं कि आपसे उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, कैसे? सुनो कि माना एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो सिद्ध करो एस डैश भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। मतलब ऐसे देगा, सुनो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष निश्चित कोण पर झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। लाइन का मतलब क्या हुआ? एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष निश्चित कोण पर झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे हुआ कि मान लो एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अब एस डैश क्या है? एस के सापेक्ष निश्चित कोण पर झुका हुआ है, तो हमें यह प्रूफ करना है कि एस डैश भी कैसा निर्देश तंत्र होगा? जड़त्वीय होगा। एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और फिर कहेगा कि एस डैश एस के सापेक्ष निश्चित कोण पर झुका हुआ है, तो ये वाला निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, ऐसे कहेगा। अगर ये जड़त्वीय है तो प्रूफ करो ये भी कैसा होगा? जड़त्वीय ही होगा। तो देखो जड़त्वीय की पहचान क्या है, सुनो। आप जड़त्वीय कैसे प्रूफ कर सकते हो, मेरी बात ढंग से सुनना। देखो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति अत्वरित हो। अगर किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का मोशन कैसा है? नॉन एक्सेलरेटेड है, यानी आप कह सकते हो अत्वरित है।
तो उस कंडीशन के अंदर जो फ्रेम होता है वो कौन सा फ्रेम होता है? इनर्शियल फ्रेम होता है। कैसा फ्रेम होता है? इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। मेरी बात वापस ढंग से सुनना माइंड के अंदर बिल्कुल स्पष्ट। अगर किसी कण की गति किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में अत्वरित हो तो वो निर्देश तंत्र कैसा निर्देश तंत्र कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अत्वरित गति का मतलब है त्वरण जीरो। अत्वरित गति का मतलब क्या है? त्वरण जीरो। तो सुनो मेरी बात, देखो, क्योंकि निर्देश तंत्र एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, देखते चलना ना जो लाइन लिख रहा हूं मैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अतः इसके सापेक्ष कण की गति अत्वरित होगी, अत्वरित होगी, अर्थात त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। अब एस फ्रेम का त्वरण कौन सा है? एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में त्वरण कौन सा है? ए एक्स है और एक है ए वाई, तो ए एक्स भी जीरो होगा और ए वाई भी क्या होगा? जीरो होगा। भाई निर्देश तंत्र अगर एस जड़त्वीय है ना, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की गति कैसी होगी? अत्वरित होगी। यानी इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल है ना, हमारे पास में जो कण है उसका त्वरण कितना होगा? जीरो होगा। अगर त्वरण जीरो होगा तो ए एक्स और ए वाई भी क्या हो गया? जीरो। अब समीकरण 15 और 16 में ए एक्स और ए वाई जीरो कर दो, तो समीकरण 15 व 16 में मान रखने पर, अगर आप समीकरण 15 और 16 के अंदर मान रख देते हो तो ए एक्स डैश भी कितना आ गया? जीरो। व ए वाई डैश भी कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एस डैश फ्रेम के सापेक्ष भी कण की गति कैसी है? अत्वरित है। त्वरण कितना है? जीरो। अतः निर्देश तंत्र, अतः निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष भी कण की गति अत्वरित होगी। कैसी होगी? अत्वरित होगी। और अगर अत्वरित होगी तो एस डैश भी कैसा निर्देश तंत्र होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो क्या लिखेंगे अपन? अतः हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र एस डैश, निर्देश तंत्र एस डैश एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो देखो, आपसे उसने मान लो ऐसे नहीं पूछा क्वेश्चन कि झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। उसने कल को क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि निर्देश तंत्र एस यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो सिद्ध करो एस डैश भी कैसा निर्देश तंत्र होगा? जड़त्वीय। या फिर ऐसे पूछ सकता है वो, सिद्ध करो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष निश्चित कोण पर झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो आपको स्टार्टिंग से लेके यहां तक पहुंचना पड़ेगा, त्वरण रूपांतरण तक, यानी ए एक्स डैश ए वाई डैश तक। फिर इसके बाद में आप ये कंडीशन लगाओगे और देन ये क्या करोगे? आप प्रूफ करोगे। क्या ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई कर दो। क्या ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई करना रे भाई। क्या ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई? और फटाफट उतार लो इसे। ठीक है, इसे फटाफट उतार भी लीजिएगा। ठीक है, इसे उतार लो। जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे कैसे उतार लो पूरा। थोड़ी राइटिंग खराब है ना बोर्ड पे, तो ढंग से देख लेना, क्योंकि अगर मैं यही ब्लैक बोर्ड होता या व्हाइट बोर्ड होता तो राइटिंग काफी अच्छी बैठती, लेकिन क्या है कि ये फिसलता है इस पे ना, ये क्या है कि काफी हद तक फिसलता है इसके अंदर, तो सही लिखा करना था ज्यादा।
लेकिन फिर भी आप लोगों को सही दिख रहा है ना, ठीक है ना। चलो उतार दो ना। हो गया सबका? चलो रे, ठीक है, कंप्लीट कर लिया सबने। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल अपन त्रिविमीय रूपांतरण करके इसका 2018 में जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था इस पे से, वो न्यूमेरिकल अपन करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल।